Next is vector form representation of a Coulomb's law of electrostatic force. Coulomb's law of electrostatic force की vector form को understand करने के लिए we consider a coordinate system like this. यहाँ से ये axes हैं. This is the first axis. This is the second axis, and this is the third axis. And see, this is the, let us say, x-axis. This is the y-axis, and this is the z-axis. And this is the origin here. This is O. And now we represent the 2-point charges here. Let us say here this is charge Q1 at point A, and this is charge Q2 at point B, like this. अब हम इसके पोजीशन वेक्टर्स लिख लें, पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ कर लें. तो ये इस तरह से Q1 का पोजीशन वेक्टर इस तरह से है, एंड यू सी के Q2 का पोजीशन वेक्टर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. ये इस तरह से है. जो Q1 का पोजीशन वेक्टर है इसको हम R1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो Q2 का पोजीशन वेक्टर है इसको हम R2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से. एंड फर्दर यू सी के Q1 से Q2 तक का एक वेक्टर कंसिडर करेंगे और एक वेक्टर Q2 से Q1 तक का ऐसे कंसिडर करेंगे. अब इसमें देखो, जो हमने Q1 से Q2 तक कंसिडर किया है इसको हम R12 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो Q2 से Q1 की ओर रिप्रेजेंट किया है इसको हम R21 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से. एंड फर्दर एज्यूम के ये दोनों जो फोर्सेस हैं, दीज टू फोर्सेस जो हैं, ये पहले तो ये मान लो कि ये चार्जेस सेम साइन के हैं, तो ये फोर्सेस जो हैं रिपल्सिव फोर्सेस होंगी. तो इसमें आप देखो तो इसमें ये जो यू कैन सी के Q2 के ऊपर जो फोर्स पड़ेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. दिस इज लेट अस से F21 फोर्स, और जो Q1 के ऊपर फोर्स पड़ेगा Q2 के ड्यू टू ये F12, इसको हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं. एंड देन फर्दर आई एम राइटिंग हियर नाउ दिस F12 वेक्टर, दिस इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, and F21, this is the force on Q2 due to Q1. अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म्स के एक्सप्रेशंस लिखेंगे F12 के एंड F21 के. पहले F12 के लिखेंगे तो F12 वेक्टर कैन बी रिटन इक्वल टू, पहले इसका मैग्नीट्यूड दैट इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो इसमें देखो जो R हमने कौन सा लेना है, जो F12 की डायरेक्शन में है. F12 की डायरेक्शन में R21 वेक्टर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे R21 वेक्टर, इसका मॉड लगा देते हैं स्क्वायर. तो इट इज रिप्रेजेंटिंग, नाउ दिस एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ F12 वेक्टर. अब इसको कंप्लीट करने के लिए, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैग्नीट्यूड को हम इसको R21 कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. R21 कैप जो है ये R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर है. तो इस तरह से दिस इज द इक्वेशन नंबर लेट अस से 1. एंड फर्दर F12 कैन वेक्टर कैन आल्सो बी रिटन इक्वल टू, यू सी हियर Q1 Q2, और R21 कैप जो है, अगर हम इसको R21 वेक्टर लिख दें इस तरह से, तो डिनोमिनेटर में इट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे ये R21 वेक्टर इसका फिर क्यूब आ जाएगा. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पे ये क्यूब क्यों आ जाएगा, बिकॉज यूनिट वेक्टर जो है दैट इज R21 कैप, ये किसके इक्वल होता है, ये R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मोड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसके इक्वल होता है. तो हम F12 को फिर ऐसे भी लिख सकते हैं. फर्दर यहाँ पे देखो, डायग्राम से देखो कि यू सी द ट्राइंगल दैट इज OBA. इस ट्राइंगल में हम ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करें तो R2
प्लस R21 वेक्टर, ये R1 वेक्टर के इक्वल बनता है क्योंकि R2 एंड R21 वेक्टर ये सेम ऑर्डर में है एंड R1 जो है ये अपोजिट ऑर्डर में है। तो R21 वेक्टर जो है ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के इक्वल बनता है। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा है F12 वेक्टर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 Q2 दिस इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका मॉड लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये Q इसके इक्वल। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इस तरह से हमने एक्सप्रेशंस लिखे F12 के। इसी तरह से हम F21 के एक्सप्रेशंस लिखेंगे। इसको देख के ही आप F21 के एक्सप्रेशंस लिख सकते हो। डिफरेंस क्या आएगा, जहां पे 2 1 है, जैसे R21 है तो वहां पे R12 हो जाएगा, और जहां पे R1 माइनस R2 है वहां पे R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो F21 के एक्सप्रेशंस लिखने के लिए यू सी वी राइट हियर सिमिलरली F21 this is equal to Q1 Q2 divided by this is 4 pi epsilon naught। तो यहाँ पे आ जाएगा R12 वेक्टर, इट्स स्क्वायर हेयर, और यहाँ पे आ जाएगा R12 वेक्टर, इसका कैप लगा देंगे यहाँ पे। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई यहाँ पे फोर्थ। एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन F21 equal to Q1 Q2 and this is R12 vector, this is divided by 4 pi epsilon naught R12 vector, इसका क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। और F21 वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज Q1 Q2, और यहाँ पे आ जाएगा R2 माइनस R1 divided by this is 4 pi epsilon naught, this is R2 minus R1। इसको हम मॉड में लिख के इसका क्यूब लगा देंगे। तो ये इक्वेशंस हो गई यहाँ पे F21 के लिए वेक्टर फॉर्म की इक्वेशंस हो गई। अब देखो पहले जो हमने इक्वेशंस डिराइव करी हैं 1 2 एंड 3, और ये अभी डिराइव करी 4 5 एंड 6। अब जो पहले हमने इक्वेशंस डिराइव करी हैं, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 यू कैन सी यहाँ पे R21 कैप है, और यहाँ पे जो हमने इक्वेशन डिराइव करी फोर्थ ये R12 कैप है। तो नाउ यू सी फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 4 you can analyze that F12 vector this is equal to minus F21 vector। ये क्यों, क्योंकि बिकॉज जो यूनिट वेक्टर है R12 यूनिट वेक्टर दिस इज द नेगेटिव ऑफ द R21 यूनिट वेक्टर। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर के इक्वल हो गया। मतलब ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। मतलब कि ये डायग्राम से हम देखते हैं कि ये जो दो वेक्टर्स हैं F12 एंड F21 वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और ये फोर्स हमेशा ही अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। तो ये हमने इसमें प्रूव किया। तो यहां से हमें ये भी पता चलता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, Newton's third law of motion is valid for electrostatic forces. It is valid for electrostatic forces. अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, डू यू रिमेम्बर? इट इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसमें हमने यहाँ पे देखा कि Q1 Q2 के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा Q2 भी Q1 के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा।
So this is about the vector form representation of a Coulomb's law of electrostatic force. Understand it well. Next is superposition principle applied to Coulomb's law of electrostatic force. इट इज अबाउट द केस, सपोज करो किसी सिस्टम में नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं, तो उन नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस के ड्यू टू एक पॉइंट चार्ज के ऊपर टोटल कितना फोर्स पड़ता है, कैसे फाइंड करते हैं? यू सी, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए टेस्ट पॉइंट चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस अराउंड इट इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ electrostatic forces on the test point charge due to all the individual point charges. इसका मतलब है कि किसी भी सिस्टम में सपोज कर लो कि एक टेस्ट पॉइंट चार्ज है और उसके सराउंडिंग्स में नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं, तो हम पहले अकेले अकेले चार्ज के ड्यू टू उस टेस्ट पॉइंट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करते हैं, फिर उन सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का वेक्टर सम करते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उस टेस्ट पॉइंट चार्ज के ऊपर उसके इक्वल बनता है। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। यू सी इट इज लाइक दिस, यहाँ पे ये एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट एक्सिस, दिस इज सपोज सेकंड एक्सिस एंड दिस इज द थर्ड एक्सिस हियर। और ये जो हमने एक्सिस ड्रॉ किए हैं, सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द y axis, this is the z axis and here this is the origin। और हम यहाँ पे कुछ चार्जेस कंसिडर कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये टेस्ट पॉइंट चार्ज है I से, दिस इज Q नॉट, इसके सराउंडिंग्स में नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इस तरह से प्रेजेंट हैं। तो इसमें ये मान लेते हैं जैसे ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और ये Qn चार्ज है, और इस तरह से इसके सराउंडिंग्स में और भी कुछ नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हम इंडिकेट कर सकते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि ये सभी के सभी चार्जेस जो हैं ये सेम साइन के हैं, पॉजिटिव मान लो, जैसे सारे के सारे चार्जेस जो हैं ये पॉजिटिव हैं। तो अब देखो कि जो Q नॉट के ऊपर अकेले अकेले चार्ज के ड्यू टू फोर्स पड़ेगा, उसको हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? Q1 इधर है तो इसके ड्यू टू Q नॉट पे तब रिपल्सिव फोर्स पड़ेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज F01 लाइक दिस। Q2 के ड्यू टू जो फोर्स पड़ेगा ये ऐसे इस डायरेक्शन में पड़ेगा F02, और Qn के ड्यू टू Q नॉट पे जो फोर्स पड़ेगा ये ऐसे इस डायरेक्शन में पड़ेगा, दिस इज F0n, ऐसे लिख सकते हैं। तो यू सी के जो टोटल फोर्स F0 Q नॉट के ऊपर पड़ रहा है F0, तो ये किसके इक्वल होगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली दिस विल बी गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ F01, जैसे ये F01 प्लस F02 प्लस F03 एंड सो ऑन टिल F0n, ऐसे, एंड F0 वेक्टर विल बिकम इक्वल टू F01 वेक्टर को कैसे लिखेंगे? दिस इज Q नॉट Q1, here this is R1 naught cap, this is divided by 4 pi epsilon naught R1 naught वेक्टर मॉड स्क्वायर। तो ये जो हमने वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन पहले ही आर्टिकल किया है, वहां से आप देख सकते हो कि F01 वेक्टर की वैल्यू इस तरह से कैसे लिखी जाती है। तो प्लस साथ में देखो F02 वेक्टर हम ऐसे लिखेंगे, Q नॉट Q2, this is R2 naught cap, this is divided by 4 pi epsilon naught R2 naught vector mod square, and so on till the last is Q naught Qn Rn naught cap divided by this is a 4 pi epsilon naught Rn naught vector, then its mod its square. It can be written like this, and इसको शॉर्ट फॉर्म में, समीशन फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखो कि F0 वेक्टर दिस इज इक्वल टू, यहाँ से
कॉमन बाहर निकाल ले, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड देन दिस इज द साइन ऑफ समेशन हेयर। तो यहाँ पे ये देखो, इट विल बी रिटन क्यू आई, and this is Ri naught, then it's a cap here, so divided by this is Ri naught vector and mod, and this is its square here. तो यहाँ पे I की वैल्यू जो बनेगी, I will be from 1 to I equal to n। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, समेशन फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाइड टू कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अंडरस्टैंड दिस। Next is limitations of a Coulomb's law of electrostatic force. First is, it is valid for point charges only, but not for extended charged bodies. ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। एक्सटेंडेड चार्ज बॉडीज के लिए, जो एनलार्ज्ड बॉडीज होती हैं, जिनका साइज ज्यादा होता है और जिनके ऊपर चार्ज स्प्रेड होता है, उसके लिए दिस इज नॉट वैलिड। Second is, it is valid for charges at rest but not for charges in motion. And third is, it is not applicable to microscopic distances less than 10 raised to the minus 15 meter and macroscopic distances more than 10 raised to the power 18 meter. Understand these points well. Next is relative permittivity or dielectric constant. रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम एप्सिलॉन आर या कैपिटल के साथ इंडिकेट करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे। इट इज relative permittivity of a medium is given by the ratio of a force of interaction between the 2 point charges separated by a certain distance in vacuum to the force of interaction between the same 2 point charges separated by the same distance in that medium. Relative permittivity या dielectric constant किसी भी मीडियम का होता है। किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम 2 पॉइंट चार्जेस को पहले वैक्यूम में रख लेते हैं और उनमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फाइंड करते हैं। फिर उन्हीं 2 चार्जेस को हम उस मीडियम में रख देते हैं जिसकी हमें रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करनी होती है, और उनमें भी हम दोनों चार्जेस का डिस्टेंस सेम रखते हैं और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फाइंड करते हैं। जब हम किसी दूसरे मीडियम में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फाइंड करते हैं तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन चेंज हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो हमने पहले फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फाइंड किया था वैक्यूम में, उसको हम डिवाइड कर देते हैं जो हमने मीडियम में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फाइंड किया था। तो ये जो रेशो आती है इसकी, दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। अब हम इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। यू सी, यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस। लेट अस से ये एक मीडियम है, ये यहाँ पे दूसरा मैंने डायग्राम इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। नाउ यू सी कि ये जो पहले हमने ड्रॉ करा है यहाँ पे, लेट अस से दैट दिस इज वैक्यूम और ये कोई दूसरा मीडियम है, दिस इज एनी अदर मीडियम। पहले वाला वैक्यूम और ये कोई भी मीडियम। अब अगर हम इस वैक्यूम में 2 पॉइंट चार्जेस इस तरह से रख देते हैं, लेट अस से दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू R, और इनमें हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फाइंड करते हैं। लेट अस से वैक्यूम के लिए दिस इज I से F नॉट, तो F नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, वी नो, Q1 Q2, this is divided by 4 pi epsilon naught R square, ये इसके इक्वल आ जाएगा इस तरह से। एंड ये कोई दूसरा मीडियम है, जब हम इसमें फाइंड करेंगे, यू सी के इसमें जब हम 2 चार्जेस को इस तरह से रख देंगे, वही 2 चार्जेस रखने हैं Q1 एंड Q2, और डिस्टेंस भी उतना ही रखना है, दैट इज R।
तो इसमें फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा, तो इसमें फोर्स को F लिख लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जो डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन जो है ये इस मीडियम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन नॉट जो है ये वैक्यूम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। अब इसमें देखो कि ये पहले वैक्यूम में जो फोर्स फाइंड किया, इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। ये जो हमने मीडियम में फाइंड किया, इसको हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन आर या के, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये इसके इक्वल है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो एफ नॉट की वैल्यू Q1 Q2 दिस इज डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई Q1 Q2 ये नीचे रह जाएगा। अब इसमें जो टर्म्स कट हो सकती हैं उसको कट कर देंगे इस तरह से, और ये इसमें जो टर्म रह जाएगी उसको हम अगर लिखें तो यू विल सी के अल्टीमेटली एप्सिलॉन आर और के दिस बिकम्स इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है कि यहाँ पे एप्सिलॉन जो है दिस इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। तो हम रिलेटिव परमिटिविटी को एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्डली हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि relative permittivity of a medium is given by the ratio of absolute electrical permittivity of the medium to that of vacuum। इस तरह से भी हम फिर इसको डिफाइन कर सकते हैं। और यहां से हमें ये भी पता चलता है कि दिस इज अ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी, ऑब्वियसली फोर्स डिवाइडेड बाय द फोर्स, दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं दिस इज डायमेंशनलेस and unitless quantity. So this is about the relative permittivity of a medium. Understand it well. Next is simple problem to understand the dielectric constant. You see, force of interaction between two point charges separated by a certain distance in vacuum is F. If these charges are placed in water with the same distance, find the new force of interaction. Given that dielectric constant of water is 80, now to solve this, try to understand कि पहले हम थोड़ा डायग्राम बना लें। This is, let us say, this is for vacuum and this is for water here. समझना बात को कि यहाँ पे अगर हम ये दो चार्जेस रख देते हैं, पॉइंट चार्जेस, दिस इज Q1, दिस इज Q2 and this is vacuum here and the distance between them is equal to R, then the force of interaction between them is given to you F। ये आपको F दिया हुआ है कि F, तो ये किसके इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा। और दिस इज दी वाटर, और इसका K आपको दिया हुआ है या एप्सिलॉन R आपको दिया हुआ है कि ये 80 के इक्वल है। और अगर हम इन दोनों चार्जेस को अब वाटर में रख देते हैं, दिस इज Q1, दिस इज Q2 and distance is kept same, that is equal to R,
तो इन दोनों में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अब सपोज कर लो कि एफ डैश हो जाता है, तो एफ डैश विल बी इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये इसके इक्वल हो जाएगा, एंड एफ डैश दिस विल बी इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर, इट कैन बी रिटन लाइक दिस। ये एप्सिलॉन की वैल्यू देखो, हमने एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखी है यहाँ पे इस तरह से। This is the, let us say, equation number 1 here and this is the equation number 2 here. अब जब हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो ये यहाँ से f डैश डिवाइडेड बाय f जो है ये किसके इक्वल बनेगा, यू सी, सो इट विल बी इक्वल टू, यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से आप देखोगे तो बाकी टर्म्स कट हो जाएंगी, तो इसको आप करके देखना, तो यू विल गेट इट इक्वल टू, जब आप राइट साइड्स को लिखोगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट इट इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन आर, ये इसके इक्वल बन जाएगा इस तरह से। तो हमने एफ डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एफ डैश की वैल्यू जो है ये एफ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर के इक्वल बन जाएगी, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी हुई है 80, तो ये एफ डिवाइडेड बाय 80 के इक्वल आ जाएगा। तो इन दोनों में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो 80 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, इसका ये मतलब है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि वाटर में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है, वो 80 टाइम्स कम होता है, या वैक्यूम में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो 80 टाइम्स ग्रेटर होता है, अगर हम चार्जेस सेम रखते हैं और डिस्टेंस भी सेम रखते हैं। अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल वेल।